उस रात बारिश हो रही थी। मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेखा से मिलने बॉम्बे आए, लेकिन वह उनके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थीं। हताशा में वह उनके बैंडस्टैंड वाले घर पर पहुंचे। मुकेश के साथ थीं उनकी भाभी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां जाकर रेखा मान जाएंगी। रेखा की सेक्रेटरी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन तभी गार्ड ने बताया कि रेखा घर आ गई है। मुकेश तुरंत नीचे भागे, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचे, रेखा ने उन्हें देखा। उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया, अपनी कार में वापस बैठी और चली गईं। मुकेश उनके पीछे भागे, रोते और सिसकते हुए उन्हें रुकने की गुहार लगाते रहे। मुकेश की भाभी ने बाद में बताया, वह पूरी तरह भीग चुके थे। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह गला फाड़कर चिल्लाए, मगर उस औरत ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। ये थी रेखा की अंतिम क्रूर अस्वीकृति। लेकिन प्यार की ये कहानी इस नफरत तक क्यों पहुंची? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? हम आपको वापस ले चलते हैं लंदन, जहां हनीमून पर ही मुकेश का गहरा राज सामने आया और उनकी शादी की चमक फीकी पड़नी शुरू हुई। दोस्तों, उठाइए एक चाय का कप या फिर करिए आंखें बंद और सुनिए रेखा और मुकेश अग्रवाल की अनकही दुखद कहानी पार्ट 2। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। लंदन की सुबह खूबसूरत थी। मार्च 1990 की ठंडी हवाएं, नया प्यार और एक नई शुरुआत। रेखा बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री और मुकेश अग्रवाल दिल्ली के सफल उद्योगपति अपने हनीमून पर थे। यह पहली बार था जब दोनों ने इतना समय साथ बिताया था। शादी जल्दबाजी में हुई थी। 4 मार्च 1990 को केवल 2-3 मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। रेखा को एक वैध सरनेम चाहिए था, एक पहचान, एक घर। मुकेश उनके क्रेजी फैन थे, हॉटलाइन कंपनी के डायरेक्टर, दिल्ली के प्रभावशाली व्यापारी परिवार की आंख का तारा। लेकिन लंदन में सिर्फ एक हफ्ते में रेखा को सच्चाई का एहसास हो गया। वे दोनों बहुत अलग थे। मुकेश दिन में कई गोलियां लेते थे। रेखा हैरान थीं। क्या हो रहा था? मुकेश परेशान दिख रहे थे, बेचैन, अस्थिर। मुकेश अग्रवाल क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार थे। ये बीमारी उनके परिवार में आनुवंशिक थी। उनकी बहन और परिवार के कई अन्य सदस्य भी इस मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन रेखा को शादी से पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उन्हें शादी के बाद ही पता चला कि मुकेश हेवी मेडिकेशंस पर थे, अक्यूट डिप्रेशन के लिए। मुकेश का डिप्रेशन एक असफल रिश्ते से और गहरा हुआ था। 1980 के दशक की शुरुआत में वो एक उभरती हुई अभिनेत्री के साथ गहरे रिश्ते में थे। शादी तय थी, लेकिन किटी ने अचानक शादी तोड़ दी और फिल्म इंडस्ट्री में अपने सपनों का पीछा करने चली गईं। यह अपमान मुकेश के लिए असहनीय था। उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। इसी अंधेरे दौर में वो एक और महिला से मिले, एक तलाकशुदा महिला। दोनों प्रेमी बन गए। रिश्ता इतना गहरा था कि वे लगभग साथ ही रहते थे, एक जोड़े की तरह। 9 साल साथ रहे। लेकिन जब रेखा आई, मुकेश ने अपनी प्रेमिका को कुछ नहीं बताया। बिना 2 बार सोचे उन्होंने रेखा को प्रपोज कर दिया। 9 साल का रिश्ता एक पल में खत्म। बॉम्बे में रेखा और मुकेश ने अपनी शादी के कुछ करीबी दोस्तों के लिए एक छोटी पार्टी रखी, सांता क्रूज के सेंटोर होटल में। उसी समय मुकेश फिर से गहरे अवसाद में थे। मुकेश ने एक दोस्त को फोन किया। उनकी आवाज टूटी हुई थी। वो कह रहे थे, मैं कूदने वाला हूं। दोस्त ने समझाने की कोशिश की, उन्हें हाल ही में हुई शादी की याद दिलाई। लेकिन मुकेश को लगता था कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो इसे खत्म करना चाहते थे। अपना शहर और दोस्तों को छोड़कर रेखा ने वीकेंड्स दिल्ली में बिताना शुरू कर दिया था। रेखा ने इंटरव्यूज में कहा कि उनकी शादी ने उनके जीवन को एक नया आयाम दिया है। उन्हें साथ रहने का एहसास बहुत पसंद था। एक खामोश नजर, एक स्पर्श, आप आज बहुत फ्रेश दिख रही हैं, या आप आज कितनी अलग, कितनी नई दिख रही हैं। ये बातें उनको पसंद आती थीं। रेखा बसेरा में अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगी थीं। उन्होंने कहा था, ये मेरा सपना रहा है कि शहर की हलचल से दूर एक छोटी सी दुनिया में जाऊं जो हरियाली, पेड़ों, फूलों से घिरी हो। मैं उनके साथ उस सपने के करीब पहुंच रही हूं। लेकिन ये सुकून सिर्फ एक भ्रम था। रिश्ते की चमक केवल कुछ और महीनों तक ही बनी रही, जब जिंदगी की हकीकत ने इस जोड़े को घेर लिया। दिल्ली की अपनी वीकेंड यात्राओं पर रेखा अक्सर पाती थी कि मुकेश ने पार्टी की योजना बना रखी है। हालांकि वो अपने पति के साथ कुछ अकेला समय बिताना चाहती थीं, लेकिन वो खुद को ज़्यादातर शोरगुल वाली भीड़ से घिरा पाती थीं। इन घटनाओं ने उन्हें यह महसूस कराया कि वो शायद मुकेश के लिए एक ट्रॉफी वाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं थीं, जो लगातार उन्हें दुनिया को दिखाना चाहते थे।
1990 की शुरुआत में रेखा अभी भी बॉलीवुड की एक अद्वितीय शक्ति थीं, लेकिन उनके करियर का ग्राफ अब स्थिर हो चुका था। उन्हें अभी भी बेहतरीन भूमिकाएं मिल रही थीं और उनके नाम पर फिल्में बिकती थीं, लेकिन उमराव जान 1981 या उत्सव 1984 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सफलताएं कम हो गई थीं। उनकी आखिरी बड़ी व्यावसायिक हिट खून भरी मांग 1988 थी। इस दौर में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी नई अभिनेत्रियों का दबदबा बढ़ रहा था। शादी के महज 2 महीने बाद रेखा का दिल्ली आना कम होता चला गया। मुकेश उनकी लंबी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वो चाहते थे कि रेखा फिल्मों में काम करना बंद कर दें। शुरुआत में जो मुकेश परिपक्व और ईमानदार लगे थे, अब वो एक किशोर प्रशंसक की तरह व्यवहार कर रहे थे। जब रेखा ने दिल्ली आना कम कर दिया तो मुकेश ने बॉम्बे में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। अपने गिरते हुए बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय वो रेखा की शूटिंग और बॉलीवुड पार्टीज में समय बर्बाद करते थे। जान पहचान वाले अक्सर अविश्वास के साथ रेखा से पूछते थे, क्या ये वही आदमी है जिससे उन्होंने शादी की थी? मुकेश का व्यवहार रेखा के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा था, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। शादी के 3 महीने बीतने के बाद रेखा को अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने कई इंटरव्यूज में खुशी खुशी शादीशुदा होने का दावा किया था और मुकेश को एक आदर्श जीवन साथी बताया था। अब वो सबको क्या बताती? शादी का उनका सपना टूट चुका था। मिसेज अग्रवाल का टाइटल अब अपनी चमक खो रहा था। रेखा भ्रम से घिरी हुई थी। उन्होंने इस रिश्ते से पीछे हटना शुरू कर दिया और सोचने के लिए कुछ समय लिया। लेकिन जब स्थिति को समझना बहुत मुश्किल हो गया तो उन्होंने धीरे धीरे मुकेश और उनके परिवार से दूरी बनाना शुरू कर दी। उन्होंने उनके फोन कॉल्स लेना बंद कर दिया। एक अवसादग्रस्त मुकेश के लिए रेखा का दूरी बनाना एक बहुत बड़ा झटका था। उनके रिश्ते में आई दरारों की खबरें तरह तरह के प्रकाशनों में छपने लगीं, जिनकी हेडलाइंस थीं रेखा का पर्दाफाश और रेखा के पति का चौंकाने वाला अतीत। रेखा और भी सिमट गईं और उन्हें और दूर धकेल दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया और इससे मुकेश और भी ज्यादा बेचैन हो गए। वो जुनूनी ढंग से उनका पीछा करने लगे। वो लगातार उन्हें फोन करते और उन्हें वापस पाने के लिए भीख मांगते और रोते थे। रेखा से मिलने की अपनी हताशा में मुकेश बॉम्बे के लिए उड़ान भरकर आए। उनके साथ उनकी भाभी अनिल गुप्ता की पत्नी भी थीं। उन्होंने अपने होटल से रेखा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश की भाभी के अनुसार उन्होंने कभी लाइन पर बात नहीं की। आखिरकार उन्होंने बैंडस्टैंड स्थित रेखा के घर जाने का फैसला किया। वहां उनकी मुलाकात रेखा की हमेशा वफादार सेक्रेटरी फरजाना से हुई। फरजाना ने मुकेश और उनकी भाभी से पूछा, आप लोग इस तरह क्यों अपमानित हो रहे हैं? वो आपसे नहीं मिलेंगी और वैसे भी वो घर पर नहीं हैं। तभी एक गार्ड ने फरजाना को सूचित किया कि रेखा घर आ गई हैं। मुकेश तुरंत नीचे भागे, उनकी भाभी उनके पीछे थीं। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, रेखा ने उन्हें देखा और तुरंत मुड़ी, अपनी कार में वापस बैठी और चली गईं। कहा जाता है कि मुकेश उनके पीछे भागे, रोते और सिसकते हुए उन्हें रुकने की गुहार लगाते रहे। उस रात बारिश हो रही थी। मुकेश भीग चुके थे और उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो गला फाड़कर चिल्लाए, मगर उस औरत ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। ये थी रेखा की अंतिम क्रूर अस्वीकृति। इस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुकेश के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि निराशा के इस चरम बिंदु पर मुकेश ने क्या अंतिम निर्णय लिया। क्या था उस खौफनाक रात का सच? 2 अक्टूबर 1990 को दिल्ली के फार्म हाउस बसेरा में क्या हुआ, देखना ना भूलें। रेखा और मुकेश अग्रवाल की कहानी का सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ पार्ट 3। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ये अंतिम खौफनाक हिस्सा मिस ना करें।